गुड इवनिंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डेंटल एजेस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन का दूसरा पार्ट। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसका कंपोजिशन और जस्ट एक इंट्रो पार्ट पढ़ाया था क्लासिफिकेशन का। ठीक है, तो आज हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में बस आज पूरा पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ाएंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो एक क्लासिफिकेशन है डिफ्यूजन वाला पार्ट, आज बस डिफ्यूजन वाला ही पार्ट हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ठीक है, अभी मैंने उसी टाइम मतलब पिछले लेक्चर में ये बताया था कि जैसे कि मान लो जो पार्क में गए हो है ना, पार्क में गए तो वहाँ पे जो स्लाइड्स होते हैं ना, जो स्लाइड्स पाए जाते हैं, तो स्लाइड्स में जो अगर मतलब ऊपर वाला अगर मैं पकड़ लूँ तो अगर वहाँ हाई है, ये लो है ना। अब हाई का अगर मैं पता हाई कंसंट्रेशन तो ये लो कंसंट्रेशन। मैंने पिछले लेक्चर में एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कैसे समझे, पैसिव ट्रांसपोर्ट को कैसे समझे, है ना। तो अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा हो, मतलब हाई से अगर बच्चा नीचे आ रहा हो, है ना, ऊपर के हाइट से नीचे बच्चा आ रहा हो, तो उसको कुछ मतलब उसको कोई एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सेम एज दैट कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में सेल जो मॉलिक्यूल्स हैं या सब्सटेंस है वो अगर पास हो रहा हो सेल मेम्ब्रेन से, तो उसमें कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एनर्जी इसमें कौन सा है, एटीपी। ठीक है, तो उसी को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या, जो डेफिनेशन में क्या लिखा है हम पढ़ते हैं आज अच्छे से। इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना है। ठीक है, और इसी को हम डाउन हिल मूवमेंट कहते हैं। डाउन हिल का तो समझ गए आप, है ना, ऊंचाई से नीचे आना, है ना। जो आप पार्क में स्लाइड जो बच्चे लोग चढ़ते हैं उसमें देखते हैं कि वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो जस्ट वो डाउन हिल मूवमेंट है। ठीक है, उसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, डज नॉट नीड एनी एनर्जी। ठीक है, फ्रॉम ये जो सब्सटेंस है वो मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो बेसिक्स यही है, काफ़ी टाइम अगर दिया जाए, है ना, अगर ट्रांसपोर्ट और सेल मेम्ब्रेन में ये बात है बेसिक्स, अगर काफ़ी टाइम अगर दिया जाए तो लगभग हर मॉलिक्यूल, लगभग, है ना, लगभग हर मॉलिक्यूल ही सेल मेम्ब्रेन के आर पार जा सकते हैं। लगभग हर मॉलिक्यूल, मैं नहीं बोला कि सारे ही मॉलिक्यूल जा सकते, नहीं, लगभग हर मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के आर पार हो सकते हैं। बस शर्तें वही है कि आप, है ना, जो वो जो मॉलिक्यूल होगा वो सब्सटेंस मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव करे, है ना। अब वो जो सेल मेम्ब्रेन का ट्रांसफर है वो डिपेंड करता है हमारे इन चार चीज़ों के ऊपर। स्पीड, ठीक है, यहाँ पे मैं अब लिख देता हूँ, टिक करके देता हूँ। स्पीड, स्मॉल नॉन पोलर मोलिक्यूल, स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर मोलिक्यूल एंड चार्ज्ड मोलिक्यूल। अब हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे कि कैसे डिपेंड कैसे करते हैं चीज़ों पर। एक तो नॉर्मल सी बात है, मोलिक्यूल साइज और सोल्यूबिलिटी पे डिपेंड करेगा, क्या वो फैट सोल्यूबल है, क्या वो वाटर सोल्यूबल है ना, ये भी डिपेंड है। अब स्पीड में क्या डिपेंड है, ठीक है, स्पीड में होगा कि जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा, जितना स्मॉल साइज, जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा और वो जितना भी, है ना, स्मॉल साइज जितना होगा और प्लस फैट सोल्यूबल जितना होगा, है ना, जितना ज़्यादा फैट सोल्यूबल होगा वो उतना ही फास्ट मूव करेगा, फास्ट वो मूव करेगा, मतलब आर पार हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन का, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जल्दी आएगा वो। ठीक है, तेजी से वो डिफ्यूज करेगा। समझ आई मेरी बात, ये एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है स्मॉल नॉन पोलर मोलिक्यूल। वो जो गैसेस होते हैं, वो एक पल मैं गैसेस की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे बात हो रही है, जो लिपिड बाइलेयर में, है ना, आराम से डिजोल्व होकर वो जल्दी पास हो जाते हैं, जो वो नॉन पोलर मोलिक्यूल होते हैं। ठीक है, स्मॉल, जितना स्मॉल नॉन पोलर, जैसे गैसेस हो तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, वो उतनी ही जल्दी लिपिड बाइलेयर में डिजोल्व होकर उतनी जल्दी पास हो जाएंगे। ठीक है, ये एग्जांपल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब जो अनचार्ज्ड पोलर मोलिक्यूल होता है, अब बोलेगा अनचार्ज्ड पोलर, अगर चार्ज पोलर मोलिक्यूल, अनचार्ज पोलर मोलिक्यूल, ठीक है, जिसमें चार्ज डाल दो उसको चार्ज मोलिक्यूल, जो नहीं वो है उसमें अनचार्ज मोलिक्यूल है। ठीक है, जैसे कि H2 और यूरिया, है ना, वो डिफ्यूज होता है, पर क्योंकि जो साइज है थोड़ा बड़ा है तो इसलिए उसको ना डिफ्यूज होने में थोड़ा टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, और जैसे कि चार्ज मोलिक्यूल होता है वो इम्परमिएबल है। ठीक है,
मैंने पहले एक बात बताया था, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिव परमिएबल है, मतलब वो सारे सब्सटेंस को आर पार जाने की, आने जाने की कोई अनुमति नहीं देते हैं, ठीक है। कुछ ही सब्सटेंस को देते हैं, बाकी जो होते हैं वो चैनल्स के द्वारा, पोरिन्स के द्वारा, है ना, कैरियर के द्वारा वो पास आउट होते हैं, ठीक है। अब आ रहा है हमारा जो पास कैसे होता है। कुछ कुछ चैनल प्रोटीन्स भी होते हैं और कैरियर प्रोटीन भी होते हैं, ठीक है। अब जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है, अब मैं तो बात है जो फैट सोल्यूबल है, लिपिड सोल्यूबल है, वो तो लिपिड बाइलेयर में आराम से पास हो जाएगा, पर जो नहीं होते हैं वाटर सोल्यूबल, उनका क्या होता है, वो ये इन्हीं चीज़ों से, है ना, कैरियर और चैनल प्रोटीन से ही पास आउट होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैरियर, ये जो कैरियर प्रोटीन है ये क्या है। कैरियर प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि कैरियर है ना, मैं जैसे कि वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा नहीं पा रहा है, एक बच्चा मान लो सड़क क्रॉस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और सड़क क्रॉस करने में उसकी मदद कर दी। सेम चीज़ वही है कैरियर। कैरियर क्या करता है, उस मॉलिक्यूल का हाथ पकड़ के सेल मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन से मतलब इस तरफ से लेकर उस तरफ लेके चला जाता है। वही कैरियर मॉलिक्यूल, जो मतलब कैरियर होते हैं, कैरियर प्रोटीन होते हैं, उनका वो काम होता है। सीधी सी बात ही है, ठीक है। और ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, मैम, ठीक है ना। मतलब ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब है कि वो सेल के, मतलब पूरा सेल को वो पूरा जो मेम्ब्रेन के वो आर पार होता है पूरा, ठीक है ना, पूरा धंसा हुआ रहता है, ठीक है। और दूसरा ही कि यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज आते हैं। दूसरा जो इसमें एक पॉइंट है कन्फर्मेशनल चेंज, ठीक है। कन्फर्मेशनल चेंज का क्या मतलब बोल रहा हूँ, कन्फर्मेशनल चेंज का मतलब है ये जो प्रोटीन्स है जब भी कोई मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करता है तो वो अपना शेप बदल लेता है, शेप बदल के, ताकि वो जो बाउंड सोल्यूट है वो मेम्ब्रेन के आर पार हो जाए, इसलिए वो शेप बदल लेता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मान लूँ यहाँ पे ऐसा अगर मतलब मान के चलो, मैंने ये मान लिया सेल मेम्ब्रेन, सॉरी मैं इससे कर देता हूँ, है ना, ऐसे कैरियर मैंने प्रोटीन बना लिया मैंने, ऐसे है। अब इसमें मान के लो कोई मॉलिक्यूल आया, है ना, कोई मॉलिक्यूल आया, अब आके वो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो उसमें ये लोग क्या करते हैं, ये अपना शेप बदल लेते हैं, शेप बदल लेते हैं, मतलब मान के चलो ये इस तरह का कर लेंगे ताकि वो जो कैरियर मॉलिक्यूल है वो बाइंड कर सके इनसे। अब बाइंड करेगा तभी वो इससे आर पार हो जाएगा, मतलब सीधा ऐसा ना, जैसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं सुनता आप, जो जब हम खाना खाते हैं तो ईसोफेगस हमारा पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, वो शेप बदलते हैं ऐसे ऐसे करके ना, ताकि वो जो खाना है वो नीचे अंदर जा सके। दैट्स लाइक जो हमारा कैरियर प्रोटीन्स है उसमें भी कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं। मैं बस एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, है ना। ईसोफेगस मत में डाल मत देना कि फॉर एग्जांपल ईसोफेगस है ना, वो मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि वो चेंज कैसे करता है अपना जो शेप होता है, ताकि वो जो बाउंड सॉल्यूट है वो सेल मेम्ब्रेन के आर पार जा सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि जो ये काइनेटिक्स है, कौन सा काइनेटिक फॉलो करता है, कैरियर मॉलिक्यूल, कैरियर मॉलिक्यूल फॉलो करता है माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स। माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स मतलब क्या है, माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स का मतलब ये है कि भाई जो कैरियर प्रोटीन मान के चलो 10 है ना, 10 है, आप मान के चलो मॉलिक्यूल्स नीचे ज़्यादा है ना, नीचे मान के चलो एक, मतलब एक मैंने ये ऐसा बॉर्डर मान लिया, यहाँ पे कैरियर मॉलिक्यूल है, मतलब कैरियर प्रोटीन है, मॉलिक्यूल यहाँ पे ज़्यादा है बहुत, ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन उसका हाई है, तो डिफ्यूजन का जो मतलब क्या है, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा। बेसिक ट्रांसपोर्ट का तो यही मतलब है ना कि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा, मतलब यहाँ जाएगा, पर वो तो लिपिड सोल्यूबल है नहीं, वाटर सोल्यूबल है, तो कहाँ से जाएगा, वो कैरियर प्रोटीन से जाएगा। तो एक तरफ से तो जाने लग गया। अब क्या हो गया, इतने सारे कैरियर प्रोटीन अब वो बिजी हो जाएंगे एक टाइम तक। पहले तो मान के चलो जितना मतलब धीरे धीरे मतलब कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है तो भाई स्पीड भी बढ़ रहा है, पर एक टाइम पे आएगा वो सैचुरेट हो जाएगा, सारे जो कैरियर प्रोटीन्स हो गए वो बिजी हो जाएंगे, जिस कारण क्या होगा, एक सैचुरेट आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब बंद भी नहीं होगा, एक सैचुरेशन पे आ जाएगा, ठीक है ना, एक स्थिरता पे आ जाएगा। तो वही यहाँ पे जो माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स है वो वही बोल रहा है कि कंसंट्रेशन बढ़ने से स्पीड तो बढ़ता रहेगा, पर क्योंकि कैरियर प्रोटीन है वो एक लिमिटेड है, तो उसके कारण क्या होता है कि एक टाइम पे एक ऐसा वक्त आता है जिसमें जो कैरियर प्रोटीन्स है वो एक सेचुरेशन पे आ जाते हैं, ठीक है, उसे वो माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स कहते हैं। वो एक्चुअली वो मतलब जो एंजाइम्स होते हैं ना, जो जब एंजाइम पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री में उसमें ये थ्योरी दिया गया है, तो
हम बस ये फॉलो कर रहे हैं कि ये कौन सा रूल फॉलो करता है कैरियर प्रोटीन। तो वो कौन सा रूल फॉलो करता है, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट काइनेटिक्स। ठीक है, अब आप बारी आती है आपकी, ये देखो जो चैनल प्रोटीन है, ये देखो चैनल प्रोटीन है। ठीक है, चैनल प्रोटीन, अगर मैं सेल मेम्ब्रेन मान लो ये चैनल प्रोटीन है। ठीक है, अब चैनल प्रोटीन क्या है, अब ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ। चैनल प्रोटीन क्या है, चैनल प्रोटीन कुछ नहीं है, ये टनल की तरह काम करता है। बेसिक सा बात है, टनल की तरह काम करता है। जैसे इस तरह का रहता है, ठीक है, इस तरह का रहता है, इस तरह का रहेगा। ठीक है, जब ऊपर से मोलिक्यूल आया, ठीक है, ऊपर से मोलिक्यूल कोई सब्सटेंस बाइंड हुआ, ये ऐसे खुल जाएगा गेट, तो अंदर आ गया मोलिक्यूल। अब ये गेट को ऐसे खुल गया, फिर ऐसे हो जाएगा, अब वो मोलिक्यूल अंदर चला गया। चलो दैट्स इट। मतलब मैं यहाँ पे अगर समझाने जाऊँ मैं यहाँ पे बात को, ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ इस चीज़ को कैसे होता है। अरे सॉरी, लिपिड क्यों नहीं, लिपिड क्यों हटा दिया मैंने। ठीक है, लिपिड बाय लेयर है ना, इसके हाँ। तो होता क्या है, जैसे कि मान के चलो कोई ऐसे चैनल प्रोटीन रहा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आएगा कोई सब्सटेंस, ठीक है, तो ये कौन सा साइज कैसे कर लेंगे, ऐसे खुल जाएंगे, ठीक है ना, मान के चलो ऐसे ऐसे करके खुल जाएंगे, यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, बाइंड होके फिर मान के चलो इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मतलब मोलिक्यूल आया, फिर यहाँ से ऐसे करके पास आउट हो जाएगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, तो चैनल प्रोटीन के ओपन क्लोज सिस्टम होते हैं। ठीक है, चैनल प्रोटीन कितने क्या क्या होते हैं, एक तो उसमें से मान के चलो आयन भी पास होते हैं चैनल प्रोटीन से, और एक्वापोरिन मतलब एक्वस स्पोर भी हो उसमें हो जाते हैं। मतलब जहाँ जो बाई लेयर होते हैं लिपिड का बाई लेयर, वो पूरा अलग कर देता है। ठीक है, मान के चलो मेरे हाथ के इधर और इधर है ना, इस दो हाथ के मेरे इधर और इधर लिपिड बाई लेयर है, तो जो एक्वास्पोर क्या करता है, जो लिपिड बाई लेयर को ऐसे पूरा अलग कर देगा। जब मोलिक्यूल पास आएगा पूरा ओपन हो जाता है ना, तो इससे इस मतलब दो बीच वाले जो लिपिड है, इस साइड में जो लिपिड है, उससे इसका कोई नाता नहीं बनता फिर, है ना, पूरा अलग हो जाता है। दैट्स इट। मतलब मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मान के चलो आपके लिपिड बाई लेयर है ना, लिपिड बाई लेयर है, ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलो चैनल मतलब एक्वस पोर है ना, एक्वस पोर है, लिपिड इस साइड लिपिड बाई लेयर, इस साइड लिपिड बाई लेयर रहेगा, है ना। अब वो क्या करेगा, जब मॉलिक्यूल आया है ना, जब मॉलिक्यूल आया घुसा अंदर, तो ये कहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेगा, ये जो लिपिड बाई लेयर है ये पूरा खुल जाएगा, मतलब ये इस तरीके का हो जाएगा पूरा, ताकि मॉलिक्यूल अंदर जा सके। तो इस लिपिड लेयर से, लिपिड बाई लेयर से इस जगह से, मतलब है ना, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस लिपिड लेयर से इस जगह से, ठीक है, इस लिपिड लेयर से, ठीक है, और आपके इस बीच में जो ये पोर बना दिया, इससे कोई नाता नहीं है, पूरा अलग कर देता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एक्वस पोर होता है, वो कंटिन्यूस एकदम पूरा कंटिन्यूस कर देता है, ताकि कोई भी मॉलिक्यूल वो पास आउट हो सके। बस इतना ही आपको कंसेप्ट समझना, और कुछ नहीं कंसेप्ट समझना है इसमें। तो चैनल प्रोटीन है, उसमें जो पास होते हैं, जो सब्सटेंस पास होते हैं, वो बहुत फास्ट होता है। पर कैरियर प्रोटीन में क्या होता है, कैरियर प्रोटीन में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा मतलब चैनल प्रोटीन से तो स्लो ही है ना। और मैं अभी बोला कैरियर प्रोटीन जो होते हैं वो शेप बदल कर होते हैं, पर जो चैनल है वो एकदम खुला रास्ता बना देते हैं पूरा, है ना। तो और वो जो होते हैं वो कभी मतलब एक ओपन, कभी ओपन रहते हैं तो कभी नहीं रहते। और ये होते हैं कि बाई लेयर मतलब पूरा कंटिन्यूस रहता है। वो क्या होता है, कैरियर प्रोटीन है ना, कभी ओपन होता है कभी नहीं, जब जरूरत पड़ने पर ओपन होता है। पर चैनल प्रोटीन है कि भाई आया एकदम पूरा रास्ता खोल दिया मैंने, है ना, पूरा रास्ता खुल गया। ये होता है सेचुरेशन, मतलब मेरी बात ये कि सेचुरेशन पे जाते हैं, पर चैनल प्रोटीन मतलब सेचुरेशन में ज़्यादातर नहीं जाते हैं। ठीक है, अब बारी आती है हमारा, हाँ, यहाँ पे चैनल प्रोटीन का मैं बात कर रहा हूँ, एक डिफिनेशन जो डिफरेंस है बता देता हूँ। जो कैरियर प्रोटीन है, अब मैं आपको डिफरेंस पढ़ा रहा हूँ। जो कैरियर प्रोटीन है वो क्या होता है, शेप बदल देता है, शेप चेंज होता है, कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है ना, कन्फॉर्मेशनल चेंज। पर चैनल प्रोटीन में खुला रास्ता, ओपन पोर, है ना, ओपन पोर फॉर्मेशन करता है वो। और दूसरा क्या है, वो स्लो होता है, थोड़ा स्लो होता है ना। और ये क्या होता है, फास्ट, इसमें फास्ट डिफ्यूजन होता है। और इसमें क्या है कि कभी कभार ओपन रहता है। और ये क्या है कि भाई बाई लेयर का जो प्रोटीन है वो कंटिन्यूस पोर ही बना देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप कि
ये तो आपको पता है ये कौन सा मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, समझ गए हैं आप। ठीक है, ये चैनल प्रोटीन है, ये आपके है चैनल प्रोटीन, ठीक है, ऐसे दिखता है। और ये आपका कैरियर प्रोटीन है, ठीक है, इस टाइप का दिखेगा वो, समझ आ गया। अब मैंने एक पूरा नोट का सिस्टम बनाया है कि कैसे कैसे होता है कैरियर मेम्ब्रेन काइनेटिक्स होता है, ठीक है। मैंने पहले क्या बोला था, एक रिवीजन कर लेते हैं ना, रिवीजन जस्ट, है ना। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में क्या क्या डिपेंड होता है, एक तो हमारे स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो बाइलेयर जो लिपिड बाइलेयर होते हैं उनमें डिफ्यूज होकर फास्ट डिफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो स्मॉल भी होते हैं और नॉन पोलर होते हैं। और जो अनचार्ज्ड होते हैं जैसे कि वाटर, यूरिया, वो धीरे धीरे पास आउट होते हैं। जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इम्परमिएबल होता है, समझ आ गया आपको। अब कैरियर प्रोटीन का देखो, बाइंड किया, कन्फर्मेशनल चेंज आया, देखो यहाँ पे कैसे कन्फर्मेशनल चेंज आ रहा है, बाइंड किया, ठीक है, बाइंड किया, कन्फर्मेशनल चेंज आया, शिफ्टिंग हुआ और रिलीज हो गया। देखो ये बाइंड हुआ, शिफ्टिंग हुआ, फिर रिलीज हो गया, ठीक है, मतलब एक कन्फर्मेशनल चेंज आ गया, है ना। अब आप जो मान के चलिए जो कैरियर प्रोटीन्स हैं उसमें तीन टाइप के होते हैं कि यूनिपोर्टर, ठीक है, यूनिपोर्टर, सिम्पोर्टर, एंटीपोर्टर। यूनिपोर्टर का मतलब क्या है, एक कैरियर प्रोटीन से एक ही मॉलिक्यूल पास आउट होगा, एक ही मॉलिक्यूल पास आउट होगा, ठीक है। हाँ ये देखो यूनिपोर्टर जो मैंने लिखा है, जैसे ग्लूकोज, यूनिपोर्टर से एक ही मॉलिक्यूल मतलब पास आउट होगा। सिम्पोर्टर जैसे कि सोडियम ग्लूकोज, सोडियम कैल्शियम, ऐसे, है ना, एक जोड़ी बनते हैं ना। सिम्पोर्टर का मतलब क्या, दोनों ही पास आउट होगा, ठीक है, दोनों ही पास आउट होगा एक साथ, मतलब ये भी निकल रहा है सिम्पोर्ट, ठीक है, ये भी निकल रहा है सिम्पोर्ट, यहाँ पे एरो थोड़ा गलत हो गया, ये भी निकल रहा है, मतलब ये अंदर जा रहा है तो ये भी अंदर जाएगा, ठीक है, ये मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है, ये भी अंदर जा रहा है तो ये भी अंदर जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलो यहाँ पे मैंने कोई और मॉलिक्यूल रख दिया तो ये, अगर ये भी अंदर जा रहा है, ठीक है, ये भी अंदर जा रहा है, ये भी अंदर जा रहा है, तो साथ में ये भी साथ में अंदर जाएगा, दिस इज सिम्पोर्टर। और एंटीपोर्टर का मतलब है कि उल्टा, कि एक अंदर जा रहा है तो दूसरा बाहर जा रहा है, उल्टा रास्ता, है ना, तो इसको एंटीपोर्टर कहते हैं, जो कि सोडियम कैल्शियम कभी कभार करते हैं, ठीक है। अब बारी आती है आपकी, ये मैंने आपको चैनल प्रोटीन का ये बताया था कि एक्वस पोर कैसे करते हैं ना, फर्स्ट फ्लस्क ऑफ आयन होता है इसमें ज़्यादातर, है ना। काइनेटिक्स जो माइकल्स मेंटन क्वेश्चन मैंने क्या बोला था कि एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा Vmax पे, आके क्या होगा, ये सीधा सेचुरेशन पे चला जाएगा, यही मैंने आपको बताया था। कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, स्पीड भी बढ़ रहा है, फिर एक टाइम पे आने के बाद क्या होता है, उसका जो स्पीड होता है वो सेचुरेशन पे आ जाता है, ठीक है। तो इसी को माइकलिस मेंटन कांस्टेंट हम काइनेटिक्स कह रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं आपके डिफ्यूजन पे। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन मीन्स होता है हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाना, हाई कंसंट्रेशन को कहाँ से जा रहा है, लो कंसंट्रेशन पे जा रहा है, ठीक है। ये इसका मतलब है डिफ्यूजन, विदाउट कोई मेम्ब्रेन के द्वारा। अगर ऑस्मोसिस हुआ तो उसमें मेम्ब्रेन की जरूरत है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, पर अगर नहीं आया तो उसमें कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। अब डिफ्यूजन में टाइप्स हैं, एक सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन जिसको हम कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन भी कहते हैं, और एक होता है नॉन आयनिक डिफ्यूजन, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन क्या है, सिंपल डिफ्यूजन है जिसमें कोई कैरियर मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, कोई कैरियर मॉलिक्यूल नहीं आता। कि कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट में कैरियर मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है, पर सिंपल डिफ्यूजन में कैरियर मॉलिक्यूल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और क्योंकि कोई कैरियर मॉलिक्यूल है ही नहीं तो वो कहाँ से पास आउट होगा, वो लिपिड बाइलेयर से सीधा पास आउट होगा। अगर मैं लिपिड बाइलेयर से बना लूँ, अगर मैं इसे लिपिड बाइलेयर अगर मैं बना लूँ, ठीक है, ये लिए मैं लिपिड बाइलेयर बना लिया, तो सिंपल डिफ्यूजन में, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन में कोई कैरियर मॉलिक्यूल का ज़रूरत ही नहीं, इन्वॉल्व ही नहीं है, तो वो सीधा यहाँ से पास आउट हो जाएगा ना, सीधा लिपिड सोल्यूबल सीधा पास आउट हो जाएगा उस कैरियर। तो सेचुरेशन कोई पॉइंट ही नहीं आता, सेचुरेशन की कोई बात ही नहीं आती इस पर, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे कोई सेचुरेबल चीज़ नहीं है, सेचुरेशन को कोई पॉइंट नहीं है। और वो क्या फॉलो करता है, हमारे फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। फिक्स लॉ डिफ्यूजन क्या कहता है, ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस मेम्ब्रेन के आर पार कितनी तेजी से वो जा रहा है, वो है हमारा फिक्स लॉ, ये कहता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है -dA/x डेल्टा C। तो इसमें
जे का मतलब है नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन, कितना डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। डी का मतलब क्या है, डी का मतलब डिफ्यूजन कोफिशिएंट। डिफ्यूजन कोफिशिएंट का क्या मतलब है, ये मॉलिक्यूल का साइज और उसकी सोल्युबिलिटी बताता है, ठीक है। और ए का मतलब है एरिया, जितना ज़्यादा एरिया होगा, है ना, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आर पार होंगे, है ना, जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आर पार होंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर डेल्टा सी का मतलब है कंसंट्रेशन डिफरेंट, मतलब कंसंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा कंसंट्रेशन में, हाई कंसंट्रेशन में और लो कंसंट्रेशन, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही तेज़ी से मॉलिक्यूल पार होगा। जैसे क्या मैं अगरबत्ती लगा दूँ, मान के चलो मैंने अगरबत्ती लगा दिया, मैं इस एक जगह पे मान के चलो मैं यहाँ पे अगरबत्ती लगा दिया, ठीक है। अब ये अगरबत्ती लगा दिया, अब इस जगह पे कंसंट्रेशन अगरबत्ती का धुआं क्या हाई कंसंट्रेशन है इस जगह पे, पर इस जगह पे तो नहीं है ना। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा उतना ही तेज़ी से मॉलिक्यूल पास आउट होगा, उतना ही तेज़ी से मॉलिक्यूल स्पीड में, ठीक है, डिफ्यूज होगा, ठीक है। अब आता है एक्स। एक्स का मतलब है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। जितना पतला मेम्ब्रेन होगा, जितना पतला सेल में, हमारा सेल में जितना पतला होगा ना, उतना तेज नॉर्मल से जितना पतला सेल में उतना कोई ज़रूरत नहीं इधर ये होने की, मतलब थोड़ा टाइम लगाने की। जितना पतला होगा उतना स्पीड में पास आउट होगा, ठीक है। तो यहाँ ये फिक्स लॉ डिफ्यूजन की कहते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज इन एल्व्यूलाई, जो हमारा सिंपल डिफ्यूजन का एग्जांपल है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन होता है एल्व्यूलाई में, ठीक है। अब अगर मान के चलो अगर इन जो हमारे एल्व्यूलाई के लाइनिंग में, ठीक है, हमारा जो लाइनिंग ऑफ द एल्व्यूलाई है उसमें अगर डिफ्यूजन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आया, मान के चलो हमारा जो एल्व्यूलाई है की लाइनिंग है उसी में तो डिफ्यूजन होएगा ना, गैस एक्सचेंज होगा, उसे मान के चलो कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो हम कैसे चेक करेंगे उस टेक्निक, वो चेक करने के टेक्निक का नाम है डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, DLCO, ठीक है। ये बस एक नोट है, पॉइंट है, इसको बस याद रखो, ठीक है। अब बारी आती है हमारी जो ये सिंपल डिफ्यूजन है वो कैसे आ जाएगा। एक तो हमारा ये होगा, एक लिपिड लेयर से कैसे जाएगा, एक प्रोटीन लेयर से कैसे जाएगा। मैंने आपको लिपिड लेयर के बारे में बताया था अभी इतनी देर से, है ना। अब वो प्रोटीन लेयर में कैसे, वही भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लिपिड में तो सीधा बता दिया, क्योंकि लिपिड लेयर में कौन पास आउट होगा, जो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस है वही पास होगा, ठीक है। उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि भाई यहाँ पर सेचुरेशन आएगा, एक जगह पे आके वो थम जाएगा, ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा। वो कंसंट्रेशन मतलब मॉलिक्यूल्स आते रहेंगे, पास आउट होते रहेंगे कंटिन्यूअस, ठीक है। अब जो प्रोटीन लेयर पे आएगा, क्योंकि प्रोटीन लेयर पे वही पास आउट होते हैं, तो लिपिड सोल्यूबल नहीं है। प्रोटीन लेयर पे कौन पास आउट होगा, जो वाटर सोल्यूबल होगा, ठीक है। जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस वो प्रोटीन लेयर से ही जाएगा। प्रोटीन मतलब क्या है, चैनल, ठीक है, चैनल से पास आउट होगा। अब प्रोटीन चैनल कितने प्रकार के होते हैं, रेगुलेशन कैसे करते हैं, एक अनगेटेड से एक गेटेड चैनल से। अनगेटेड का मतलब क्या है, दरवाजा ही नहीं है, खुला है ना, खुला है पूरा, मतलब कंटिन्यूअस फ्लक्स होगा, ठीक है। और गेटेड का मतलब है भाई, मतलब हर चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, हर चीज़ को हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सिलेक्टिव परमिबिलिटी तो है, वो हर चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे। जैसे वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, ठीक है, उनका अलग मैकेनिज्म होता है। लिगेंड गेटेड चैनल का अलग तरीका होता है खुलने का, मैकेनिकली गेटेड का अलग तरीका होता है खुलने का, ठीक है। अब वोल्टेज गेटेड क्या होता है, पहले तो बात इस चीज़ को नोट करो। पहले तो बात मैं बता देता हूँ, वोल्टेज गेटेड आपका जो होता है वो डिपेंड करता है हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। मैं थोड़ा ये चेंज कर देता हूँ, है ना। जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो हमारे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, ठीक है। और क्या होता है, मतलब अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर बदल जाता है ना, तभी वो वोल्टेज गेटेड चैनल खुलता है, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलो मैं आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूँ, रुक जाइए। ये डायग्राम है वोल्टेज गेटेड चैनल का, ये डायग्राम है, देखो। जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या हुआ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जब एक्शन पोटेंशियल आया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जब देखो एक्शन पोटेंशियल आया, तो क्या हो, जो एक्सन टर्मिनल होते हैं, एक्सन टर्मिनल के एक्शन पोटेंशियल क्या आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो उस NMJ का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल चेंज डिफरेंस आ जाएगा, जिस कारण क्या होता है, एक्सन टर्मिनल में हमारा जो कैल्शियम गेटेड चैनल्स हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, वो खुल जाते हैं। तो मैं आपको समझ आ गया ना, वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज आ गया। एक NMJ में जितना इस साइड में जितना पोटेंशियल था, वो एक्शन पोटेंशियल आने के बाद वो चेंज हो गया। चेंज होने के कारण वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल खुल गया और पास आउट हो गया, फिर वेसिकल्स पास आउट हो गया, ठीक है।
अब दूसरा होता है हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल्स में क्या होता है? मसल्स में क्या होता है, जैसे कि एक्सेलेरेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग आप पढ़ोगे, जब मसल फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तब आप ये पढ़ोगे। जब एक्सेलेरेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग होता है तो जो पोटेंशियल होता है, एक्शन पोटेंशियल, उसमें भी एक्शन पोटेंशियल का काम है। एक्शन पोटेंशियल आया वो कहाँ जाएगा? वो सीधा ट्रांसवर्स ट्यूबल, ये देख लो, ट्रांसवर्स ट्यूबल ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पास आउट होगा। अब पास आउट होकर वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल सिस्टर्नी पे जाएगा, सिस्टर्नी पे चला गया। अब एक्शन पोटेंशियल सिस्टर्नी पे चला गया, अब वहाँ का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सिस्टर्नी का वो चेंज हो गया। सिस्टर्नी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो चेंज हो गया, उस जगह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो गया एक्शन पोटेंशियल आने के कारण। अब वहाँ पे क्या होगा? फिर वहाँ पे हमारा जनरेट हो जाएगा। अब आप वहाँ पे कैल्शियम गेटेड चैनल्स ना, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स खुल जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया आपको? ठीक है, मतलब मेरी बात सीधी सीधी है, एक जगह पे नॉर्मल ये था, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉर्मल था, गेटेड वो वहाँ पे तो जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स थे वो बंद थे। पर जब एक्शन पोटेंशियल आया तो उस रीजन पे, उस साइट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो चेंज हो गया एक्शन पोटेंशियल के आने के कारण। ठीक है, अब आने के कारण चेंज होने से क्या हो गया? मैंने अभी तो बोला, अगर आने के कारण वो चेंज हो गया तो जो गेटेड चैनल्स हैं वो खुल गए हैं, और वो जो क्या मान के चलो जो भी चीज़ें हैं वो आउट हो गए, वेसिकल्स हो, है ना, जो भी एक्शन पोटेंशियल वो आर पार हो चुके हैं। ठीक है, सीधी सी बात, समझ आ गई आपको? जो मैसेज है वो चले जाते हैं। अब आते हैं हम लिगांड गेटेड चैनल। लिगांड गेटेड चैनल क्या होता है? वो एक किसी केमिकल या हार्मोन के आकर जुड़ने पर ये होता है। ठीक है, जैसे कि एनएमजे, आप फिर से वही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जैसे कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है ना, ये प्री सिनेप्टिक पार्ट है, तो ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जब मान के चलिए आप जो एसिटाइलकोलिन है, ये पे एसिटाइलकोलिन किसका काम कर रहा है? एसिटाइलकोलिन यहाँ पे लिगांड का काम कर रहा है। एसिटाइलकोलिन जब आपके जो गेटेड चैनल्स पे हैं, जब ये आए हैं, एसिटाइलकोलिन जब आपके जो गेटेड चैनल पे बाइंड हुए हैं, अब एसिटाइलकोलिन बाइंड होने के कारण वो लिगांड, ये एक लिगांड के हिसाब से एक्ट कर रहा है। जो एसिटाइलकोलिन है वो मेम्ब्रेन के गेटेड चैनल पे, लिगांड गेटेड चैनल पे बाइंड हुए हैं, होने के कारण क्या हो गया? अब वो गेट खुल गया। खुलने के कारण अब यहाँ से जो सोडियम है वो पास आउट हो जाता है। ठीक है, गेट जो खोल रहा है वो एसिटाइलकोलिन है, पास आउट हो रहा है वो सोडियम है। समझ आया ना? सोडियम गेट नहीं खोल रहा है, गेट खोलने का कारण जो कर रहा है वो काम कोई और है, वो एसिटाइलकोलिन है। एज ए लिगांड वो काम कर रहा है, वो बाइंड कर रहा है हमारे सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन के, मतलब जो चैनल प्रोटीन के साथ, लिगांड गेटेड चैनल प्रोटीन के साथ बाइंड करने के बाद वो गेट खुल जाता है, और जो सोडियम होएगा बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट में वो पास आउट हो जाता है। ये लिगांड गेटेड चैनल्स का काम है। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये देखो चैनल जैसे क्लोज्ड रहा, अब जैसे ये क्लोज्ड रहा, जैसे एसिटाइलकोलिन बाइंड हुआ इनके साथ, तो ये क्या हो गया? खुल गया, गेट खुल गया, तो जिसके कारण सोडियम पास आउट हो गया। ये लिगांड गेटेड चैनल है। ठीक है, अब दूसरा मैकेनिकली गेटेड चैनल। मैकेनिकली गेटेड चैनल क्या हो? वो प्रेशर या स्ट्रेच के कारण ही होता है, जैसे कि हमारे पेशिनियन कॉर्पसल, ठीक है, स्किन में जो होता है, ठीक है, वो जब प्रेशर पड़ता है तो हमारा जो मेम्ब्रेन है वो डिफॉर्म हो जाती है, और हमारा जो सोडियम चैनल है वो खुल जाता है। और दूसरा हमारा जो आप जब पढ़ोगे स्पेशल सेंसेस में, जब मतलब हियरिंग का जो मैकेनिज्म पढ़ोगे, तो उसमें पढ़ोगे कान पे जो इनर हमारे ईयर होता है, जब साउंड पास होता है तो उसमें सीलिया हो जाते हैं, उनके मूवमेंट के कारण क्या होता है? जो मैकेनिकली गेटेड पोटेशियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, और वहाँ से पोटेशियम पास आउट होते हैं, सीधा ब्रेन पे जाते हैं और साउंड पहुँचाते हैं, मतलब एक प्रकार के वेव पहुँचाते हैं। समझ आया नहीं मेरी बात? अब साउंड वेव के कारण जाएगा, फिर वो अपना पोटेंशियल जो भी है अपना जाएगा सेंटर के, अब सेंटर वो अपना इफेक्टर को भेजेगा, फिर साउंड के अनुसार आप अपना रेस्पॉन्स देते हो फिर। ठीक है, सीधी बात है, मतलब मोटी बात है, एकदम ओवरव्यू है एक। ठीक है, तो बस मेन बात यही है कि हमारे कान पे जो इनर ईयर में जो सिलिया पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिसको स्टीरियो सिलिया भी हम कहते हैं, वो जब हमारा साउंड वेव्स आते हैं, ठीक है, साउंड वेव आने के बाद वो हिलते हैं। ठीक है, हिलने के बाद, ठीक है, क्योंकि मैकेनिकली गेटेड है तो यहाँ पे आया, कोई मूवमेंट हुआ, हिला, सिलिया, जिसके कारण जो पोटेशियम गेटेड जो ये चैनल्स हैं वो खुल जाते हैं, उसके बाद पोटेशियम का इन्फ्लक्स हो जाता है। ठीक है, अब ये आपके वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम गेटेड चैनल, ये सब वोल्टेज गेटेड चैनल
लिगैंड गेटेड चैनल, मैकेनिकल जो गेटेड चैनल है उनका हमने आपको डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया है, ठीक है। अब बारी आती है जो चैनल्स कितने प्रकार के होते हैं। एक तो सोडियम होता है, एक तो पोटेशियम होता है, कैल्शियम और क्लोराइड होता है। अब सोडियम चैनल में 3 सब यूनिट होता है, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा चैनल क्या करता है, अल्फा चैनल हमारे सोडियम चैनल को परमिट करता है, ठीक है। अल्फा जो सब यूनिट है वो क्या करता है, सोडियम इन्फ्लक्स में परमिशन देता है कि हाँ आ जाओ। अब बीटा गामा क्या करता है, वो बीटा गामा क्या करता है, वो अल्फा चैनल को, अल्फा सब यूनिट को एक्सीलरेट करता है सोडियम परमिशन, मतलब सोडियम परमिट के लिए, ठीक है। ये है उनका काम। और क्या है यहाँ पे, एक चीज ये है कि देयर आर 9 आइसोफॉर्म्स, देयर आर 9 आइसोफॉर्म्स, ठीक है। 9 आइसोफॉर्म होता है सोडियम का, वोल्टेज गेटेड चैनल्स का, ठीक है। मैं डिनोट कैसे कर रहा हूँ, देखो सोडियम, ठीक है, Na भी का मतलब वोल्टेज गेटेड है ये, ठीक है। 1.1 टू Na1.9 मतलब 1.1, 1 से लेके 9 तक 9 ऐसे आइसोफॉर्म्स है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स के, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। अब पोटेशियम का क्या है, पोटेशियम जो पोटेशियम है उसके 5 प्रकार के हैं, अब लिख लो 5 प्रकार के जो पोटेशियम है वो क्या क्या होते हैं। एक होते हैं वोल्टेज गेटेड, ठीक है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, ठीक है। फिर होता है कैल्शियम एक्टिवेटेड, लिख लो ये कैल्शियम एक्टिवेटेड, कैल्शियम एक्टिवेटेड पोटेशियम चैनल, ठीक है, चैनल। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा आता है आपका स्मॉल कंडक्टेंस, स्मॉल कंडक्टेंस, स्मॉल कंडक्टेंस एक्टिवेटेड पोटेशियम चैनल, ठीक है। चौथा क्या है, चौथा है हमारा इनवर्ट रेक्टिफायर, इनवर्ट रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल, ठीक है। पांचवा क्या होता है हमारा 2p, पी का मैं बताता हूँ, पी का मतलब है क्या हुआ बताता हूँ, 2p पोटेशियम चैनल, ठीक है। 2 पोटेशियम चैनल मतलब क्या आ गया कि उसमें 2 इनवर्ट रेक्टिफायर है, 2 इनवर्ट रेक्टिफायर है उसमें, ठीक है। रेक्टिफायर पोटेशियम मतलब लीक चैनल है, वो जो लीक चैनल बनाते हैं, ठीक है। अब ये आपके पोटेशियम का बात आ गई। अब बारी आती है कैल्शियम का। कैल्शियम में क्या क्या है, कैल्शियम में 10 प्रकार, 10 आइसोफॉर्म्स है, 10 आइसोफॉर्म्स है कैल्शियम में भी। कहाँ से, सेम चीज़ वोल्टेज CaV, पर इसमें क्या पड़े हमने 1.1 सोडियम में, इसमें थोड़ा बदल जाता है बस 1 to CaV9, सॉरी 10, 1 to 10। Ca का मतलब है कैल्शियम, V का मतलब है वोल्टेज गेटेड चैनल है वो, और 1 से 10 तक आइसोफॉर्म्स पाए जाते हैं कैल्शियम के, ठीक है। अब बारी आती है क्लोराइड की। क्लोराइड की मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या क्या पाए जाते हैं। तो एक तो वोल्टेज गेटेड, वोल्टेज गेटेड क्लोराइड चैनल, ठीक है। दूसरा है हमारा एपिथेलियल क्लोराइड चैनल, थोड़ी चीज़ें तो याद करनी ही पड़ेगी, एपिथेलियल क्लोराइड चैनल, ठीक है। तीसरा हमारा है क्लोराइड, क्लोराइड इंट्रासेल्यूलर आयन चैनल, क्लोराइड इंट्रासेल्यूलर आयन चैनल, ठीक है। चौथा है हमारा कैल्शियम एक्टिवेटेड, कैल्शियम एक्टिवेटेड क्लोराइड चैनल, क्लोराइड चैनल, ठीक है। और पांचवा होता है हमारा मैक्सी क्लोराइड चैनल, मैक्सी क्लोराइड चैनल, ठीक है। और छठा होता है हमारा वॉल्यूम एक्टिवेटेड, वॉल्यूम एक्टिवेटेड क्लोराइड चैनल, ठीक है। और सातवां है सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर चैनल, कंडक्शन रेगुलेटर चैनल, ठीक है। ये चीज़ें नोट कर लेना, ओके। ये क्लोराइड चैनल्स के, कैल्शियम चैनल्स के और कुछ पोटेशियम चैनल, मतलब एक थोड़ा मैंने आपको इंट्रो बता दिया है, ठीक है। ये आपके गेटेड चैनल्स की हो गया, ठीक है।
अब आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सेम चीज़ है, क्योंकि डिफ्यूजन का पार्ट है तो कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का दूसरा नाम है कैरियर मीडिएटेड। तो मतलब क्या बता रहा है यहाँ पे? यहाँ मतलब बता रहा है कि यहाँ पे कैरियर की ज़रूरत है। हाथ पकड़, मतलब आप रास्ता क्रॉस कर, आपको एक कैरियर मॉलिक्यूल, आप रास्ता क्रॉस कर रहे हो, आपको आप रास्ता क्रॉस करने जा रहे हो, क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, हाथ पकड़ के आपको क्रॉस करवा दिया है, ठीक है। ये आप मैं यहाँ पे जो क्रॉस करवा रहा है वो कैरियर मॉलिक्यूल मान लो, ठीक है। सेम टू सेम जो मॉलिक्यूल होता है, मान के लो मेम्ब्रेन में आप पास आउट नहीं कर पाए, तो कैरियर मॉलिक्यूल क्या करता है? बाइंड करके पास आउट कर देता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि इसमें लिमिटेड, अब कैरियर मीडिएट में वही बात है, लिमिटेड होते हैं, तो जिसके कारण फिर से वही सेचुरेशन आने के चांसेस है, ठीक है। सेचुरेशन पॉइंट पे आने के चांसेस है। और ये पूरी तरह से माइकेलिस मेंटेन के एंजाइम सब्सट्रेट काइनेटिक्स फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल है ग्लू ट्रांसपोर्टर और एक्वापोरिन्स। अब ये थोड़ा ये बात है कि आपको कुछ ग्लू ट्रांसपोर्टर के यहाँ पे जो सारे जो ग्लू ट्रांसपोर्टर के नाम दिए गए हैं, लोकेशन दिए गए हैं, और उनके ह्यूमन डिजीज के साथ कैसे लिंक्ड होता है वो दिए गए हैं, वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा। जैसे GLUT1 है, मैं थोड़ा ये बदल देता हूँ, जैसे GLUT1 है तो ब्रेन, आरबीसी, प्लासेंटा पे आएगा। उसका जो डिफिशियंसी होगा वो GLUT1 डिफिशियंसी सिंड्रोम है, जैसे इन्फेंटल सीजर, माइक्रोसेफली, ठीक है। GLUT2 जो होता है वो बीटा सेल्स और पैंक्रियास में पाया जाता है और लिवर में पाया जाता है। क्या होता है इसके बाद जो डिजीज होता है लिंक्ड, वो फैंकोनी बिकल सिंड्रोम, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, डॉर्फिज्म, ठीक है। पैंक्रियास के कारण जैसे हो गया ना हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, फैंकोनी बिकल सिंड्रोम, हाइपरलिपिडीमिया, डॉर्फिज्म, ठीक है। और GLUT3 ब्रेन में पाए जाते हैं। GLUT4 इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, तो इंसुलिन डिपेंडेंट होएगा और इसका लोकेशन कहाँ कहाँ होगा? स्केलेटल मसल, हार्ट, एडिपोज टिश्यू। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस क्योंकि इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। और GLUT5 होता है जो वो टेस्टिस इंटेस्टाइन में पाया जाता है। GLUT6 ब्रेन स्प्लीन में होता है। ये मतलब याद करने की चीज़ें हैं। GLUT7 टेस्टिस इंटेस्टाइन, प्रोस्टेट। अब ये सब चीज़ें याद करने हैं कि जैसे कि हम GLUT9 पे तो लिवर, किडनी से रिलेटेड क्या है? रेनल हाइपोयूरिसेमिया है, लिंक्ड ह्यूमन डिजीज। GLUT10 लिवर, पैंक्रियास, हार्ट, तो आर्टेरियल टॉर्चुओसिटी सिंड्रोम, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन से ग्लूट ट्रांसपोर्टर इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। मेन क्वेश्चन यही है, कौन से होते हैं? GLUT4, GLUT8, GLUT12, 4, 8, 12, समझ आ गया? 4, 8, 12 ये इंसुलिन डिपेंडेंट है, ठीक है। 4 2 8, 4 3 12, है ना। ये याद ऐसे याद कर लेना कि GLUT4, GLUT8 और GLUT12 ये इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और कौन सा ग्लूट हमारा फ्रुक्टोज ट्रांसपोर्ट करते हैं? GLUT5, ठीक है। अब बारी आती है हमें एक्वापोरिन की भी। एक्वापोरिन का भी यहाँ पे है, लोकेशन देख लो यहाँ पे 0 का कहाँ है, 1 का कहाँ है, 2 का कहाँ है, 4 का, 5 का, 6 का हिसाब से दिए गए हैं। और यहाँ पे एक है ना क्लिनिकल दिया गया है कि अगर जो हमारा एक्वापोरिन 0 है, अगर उसका फंक्शन म्यूटेशन जो लॉस्ट हो जाए तो क्या हो जाए? कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट हो जाता है। सेम अगर जो 2 है वो अगर हो जाए तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ हो सकता है म्यूटेशन। और ऑटो एंटीबॉडीज़ अगर पैदा हो जाए हमारा जो एक्वापोरिन 4 के एगेनिस्ट, ठीक है, तो इसमें ऑटो इम्यून डीमाइलेटिंग डिजीज होता है, न्यूरोमाइलिटिस ऑप्टिका होता है, ठीक है। तो एक ये चीज़ें याद करने की पूरी। तो अब आते हैं इस ग्राफ में क्या बताया जा रहा है? ये जो एक ग्राफ है ये हमारा सिंपल डिफ्यूजन का है, ये जो दूसरा है ये हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का है, ठीक है। यहाँ पे ये कर्व ये बता रहा है जो सिंपल डिफ्यूजन में है उनमें कोई भी, क्योंकि कैरियर मॉलिक्यूल की भी जरूरत नहीं है सिंपल डिफ्यूजन में, ठीक है। तो बात आएगी ही नहीं सेचुरेशन की, तो जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा स्पीड भी होगा, उतना ज़्यादा ही पास आउट होगा, तो ये सीधा ही स्ट्रेट चलेगा। पर बात आती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, तो उसमें कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो तो लिमिटेड होते हैं भाई, तो वो एक टाइम पे वो बिजी हो जाएंगे और जो हमारा जो प्रोसेस है, जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, वो एक सेचुरेशन पे आके ऐसे सीधा हो जाएगा। दैट इज ये कर्व यही बता रहा है, ठीक है। अब हम आपके आते हैं नॉन आयनिक डिफ्यूजन पे। नॉन आयनिक डिफ्यूजन क्या होता है? नॉन आयनिक डिफ्यूजन बेसिकली किस चीज़ के लिए होता है? वीक एसिड्स और वीक बेसिस के लिए होता है। वीक बेसिस और वीक बेसिस के मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के लिए होता है ये, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें पाएंगे, एक नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म, अगर वीक एसिड और वीक बेस नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म रहा, लिपिड सोल्यूबल रहा और अनचार्ज्ड रहा, तो मेम्ब्रेन से आराम से पास आउट हो जाएगा। वीक बेसिड और वीक एसिड और वीक बेस अगर लिपिड सोल्यूबल रहा और अनचार्ज्ड रहा तो वो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है, तो वो आराम से पास आउट हो जाएगा। अगर वो चार्ज रहा और वाटर सोल्यूबल रहा तो वो इम्परमिएबल होता है, वो वीक एसिड हो वीक बेस हो, ठीक है।
अब मैं आपको एक पूरा टेबल बताता हूँ, एक रिवीजन है ना, रिवीजन हो जाए। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, नॉन डिफ्यूजन। अब देखो क्या पढ़ा था सिंपल डिफ्यूजन में, कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पर ये भी इसमें भी कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पर ये स्पेसिफिक वीक एसिड और वीक बेसिस के लिए होता है ना। अब ये अलोंग द ग्रेडियंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो नॉन आयोनाइज्ड है वो तो क्रॉस कर पाता है, जो आयोनाइज्ड है वो क्रॉस नहीं कर पाता, ठीक है। अब बारी आती है कैरियर मोलिक्यूल, उसमें कोई सिंपल डिवीजन में कोई कैरियर मोलिक्यूल जरूरत नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है, जो कर्व होगा वो कैसा होगा, सीधा स्टिफ जाएगा, है ना। पर इसमें क्या है, कैरियर मोलिक्यूल की कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत है तो नहीं जाएगा। दूसरा ये स्पेसिफिक सर, मतलब आप आयोनाइज्ड हो या नॉन आयोनाइज्ड हो उस पर डिपेंड करता है। अगर नॉन आयोनाइज्ड हो तो पास आउट हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा मैम, मतलब सेल में से क्रॉस आउट हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा, नहीं है तो भाई इम्परमीबल हो भाई, ठीक है। सेचुरेबिलिटी अगर मैं बोलता हूँ तो अभी मैं ये बताया था ना कि क्योंकि इसमें कोई कैरियर इन्वॉल्व नहीं है तो कोई मतलब इसमें कोई सेचुरेबल का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा, पर इसमें कैरियर मोलिक्यूल इन्वॉल्व्ड है तो सेचुरेबल का कंसेप्ट आएगा। और यहाँ पे डिपेंड करता है आपके पीएच एंड कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है ना। पीएच कंसंट्रेशन के ऊपर मतलब क्या है भाई, यहाँ पे पीएच की लिपिड मतलब कि आयोनाइज्ड हो नॉन आयोनाइज्ड हो, ठीक है, पहला तो ये, और कंसंट्रेशन की अनचार्ज्ड हो या लिपिड सोल्यूबल हो, तो इस बात पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात है काइनेटिक्स, तो ये लीनियर काइनेटिक्स फॉलो करता है। देखिए अब आपने भी दिखा था, सीधा सीधा जा रहा है वो, जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन जा रहा है। यहाँ पे मैकेलिस मेंटेन काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, और यहाँ पे ये पीएच डिपेंडेंट होता है, ये याद रखना। एग्जांपल यहाँ पे गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, यूरिया, और इसमें ग्लू ट्रांसपोर्ट और एक्वापोरिन, और इसमें एमोनिया होता है। हाँ, ये एमोनिया के एग्जांपल मैं बता देता हूँ। अगर एमोनिया मान के चलो NH3 फॉर्म में रहा, अगर एमोनिया NH3 फॉर्म में रहा तो ये कौन सा फॉर्म में है, ये नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में है, अनचार्ज्ड है, ठीक है, और फिर ये लिपिड सोल्यूबल है, तो ये फिर ये एमोनिया पास आउट हो सकता है मेम्ब्रेन, मतलब आर पार हो सकता है। पर अगर एमोनियम में कन्वर्ट हो गया NH4+, अगर एमोनियम में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या, आयोनाइज्ड हो गया, तो ये इम्परमेबल है फिर, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा आयनोफोर का। आयनोफोर क्या है, आयनोफोर ये है कि भाई जो आयन होते हैं उन पे तो चार्ज होता है, सिंपल कंसेप्ट में समझा, तो आयन्स होते हैं उन पे चार्ज होता है, ठीक है, इसलिए वो सेल मेम्ब्रेन की हाइड्रोफोबिक जो लेयर है वो क्रॉस नहीं कर पाते। तो आयनोफोर क्या होता है, उसी आयन पे बाइंड होता है, बाइंड होकर वो मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाने में मतलब क्रॉस करने में मदद करता है, वो आयनोफोर है, तो आयन्स के लिए बना हुआ है, ठीक है। अब जो सोर्स का ये कुछ हमारे मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये बनाते हैं, जैसे कि एक आयनोमाइसिन होता है, वो कौन बनाता है हमारा, कौन बनाता है, ये बनाता है हमारे ये स्ट्रेप्टोकोकस कॉन्ग्लोमेटस, ठीक है, ये बनाता है। और ये किस लिए होता है, ये कैल्शियम ट्रांसपोर्ट के लिए बनाता है, वो जो ये स्ट्रेप्टोकोकस कॉन्ग्लोमेटस कैल्शियम ट्रांसपोर्ट के लिए आयनोमाइसिन बनाता है ताकि वो सेल में पास आउट हो सके, ठीक है। और वेलिनोमाइसिन पोटेशियम आयन के ट्रांसपोर्ट के लिए वो बनाता है, ठीक है, पोटेशियम ट्रांसपोर्ट के लिए वो बनता है वेलिनोमाइसिन, पर वो स्ट्रेप्टोकोकस कॉन्ग्लोमेटस नहीं बनाता, वो दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाता है, वो पोटेशियम ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, आयनोमाइसिन स्ट्रेप्टोकोकस के लिए होता है, ठीक है। तो आपका ये पूरा जो सेल मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट वो खत्म होता है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये कुछ पार्ट्स में क्यों आप बना रहे हो कि भाई आप डिफ्यूजन अलग पार्ट, अब ऑस्मोसिस का अलग पार्ट होगा। देखो सीधी सीधी बात है, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो तो बेहतर रहना है ना, तो अगर कंसेप्ट पूरा क्लियर हो तो बेहतर है, ठीक है, कोई भी कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए, है ना, बढ़िया रहेगा वही कि भाई हर कंसेप्ट को समझ के आगे बढ़ना है, ऐसे नहीं कुछ टपक के हम ये टपका दिया, ये टॉपिक ये कंसेप्ट टपका दिया, ठीक है, हो गया पूरा कर लिया, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, तो पूरी तरीके से होना चाहिए, ठीक है। दैट्स इट, तो आज के लिए इतना ही बस, है ना। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो मेरे चैनल को, ठीक है, मोटिवेट करो मुझे, है ना, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूं और आपको और है ना अच्छे से प्रिपेयर कर सकूं एग्जाम्स की हो, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में आपको मिलते हैं। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे आपके ऑस्मोसिस, और एक जो बल्क फ्लो इन्फिल्ट्रेशन वाला पार्ट है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलता है अगले लेक्चर में, तो बाय।